अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और मैं हूं सर सैयद अली। और हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से कि किस तरह से प्लांट्स गैसेस की अदला बदली करते हैं। याद रखिएगा, जब गैसेस की अदला बदली का जिक्र है तो यानी कि एक गैस दाखिल होगी तो दूसरी गैस जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह से इनके अंदर गैसेस की अदला बदली का प्रोसेस होगा। और इसके अंदर दो अमल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक को रेस्पायरेशन कहा जाता है और दूसरे को जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हमारे अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है जो कि रेस्पायरेशन कहा जाता है, लेकिन प्लांट्स में रेस्पायरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी होता है। ये रेस्पायरेशन क्या है इनको भी हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं और पहले भी हम वैसे बयान कर चुके हैं इसके हवाले से। तो लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन अकर्स कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स। रेस्पायरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट के अंदर दिन और रात दोनों टाइम के अंदर हो रहा होता है और कोई एक सेल्स के लिए मुकर नहीं, तमाम सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होगा। रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि फूड का टूटना, और यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड टूटा जाएगा। तो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी यानी कि ऑक्सीजन दाखिल होगी तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज बीइंग कंटिन्यूअली अब्जॉर्ब्ड वेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। जब ऑक्सीजन दाखिल हो रही होगी रेस्पायरेशन के अंदर तो रेस्पायरेशन जो है फूड को ब्रेक कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होगी यानी कि चली जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दाखिल होगी, लेकिन प्लांट के अंदर कहाँ से दाखिल होगी? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में से। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन भी प्लांट के अंदर दाखिल होगी तो वो भी नहीं स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में से दाखिल होगी। तो ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये छोटे से सुराख होते हैं जो कि दो गार्ड सेल्स के दरम्यान मौजूद होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक ओपन स्टोमेटा दिखाया हुआ है और दरअसल ये जो सेल्स है बीच में मौजूद हैं ये गार्ड सेल्स है और इन गार्ड सेल्स के दरमियान में एक ओपनिंग मौजूद है, उसे स्टोमेटा कहा गया है। तो स्टोमेटा जो है दो गार्ड सेल्स के दरमियान में मौजूद ओपनिंग को कहा जाता है। असल में स्टोमेटा ज़्यादा के लिए होता है, सिंगल ओपनिंग होगी तो स्टोमेटा कहा जाएगा। जैसे यहाँ दो गार्ड सेल्स के दरमियान ओपनिंग मौजूद है और यहाँ आप देखेंगे गार्ड सेल्स के दरमियान में ओपनिंग जो है वो बंद है, तो हम कहेंगे स्टोमेटा भी जो है वो बंद है। अच्छा, फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। वाटर के दाखिल होने से स्टोमेटा खुलेंगे क्योंकि वैक्यूल जो है ज़्यादा जगह ले लेंगे और एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे। और एक चीज़ जो इन्होंने पिंक कलर से यहाँ दिखाए हुए पोटेशियम आयंस, तो पोटेशियम आयंस का भी यहाँ अमल होता है स्टोमेटा को ओपन करने के अंदर। फोटोसिंथेसिस के हवाले से लिखा हुआ व्हाइल ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम एंड इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ओनली। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स हासिल करेंगे, वाटर हासिल करेंगे, और दूसरा ये होगा कि ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होगी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और फूड प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसके नाम के सामने ही फोटो मौजूद है, लाइट मौजूद है, तो लाइट की मौजूदगी में दिन के वक्त में सिर्फ होगा और ऐसे सेल्स के अंदर होगा जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होंगे, यानी कि जो सेल्स क्लोरोफिल वाले हैं जैसे कि लीव्स के सेल्स या स्टेम के सेल्स, सिर्फ उन्हीं के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। मजीद गैसेस एक्सचेंज के हवाले से लिखा हुआ है गैसेस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन लोअर प्लांट्स स्पेशली इन द aquatic ones takes place the diffusion across the moist cell membrane and wet body surface respectively। तो जो जानदार हैं, जो एक सेल वाले जानदार हैं और जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, अब उनके अंदर जो गैसेस आएंगी उन्हें आने के लिए कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो एक सेल वाले हैं। उनकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो ही उनकी सेल मेम्ब्रेन है, तो उनके अंदर जो गैसेस आएंगी वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन दाखिल हो जाएंगी और जो उनका सेल मेम्ब्रेन होगा वो मॉइस्ट भी होगा। तो डिफ्यूजन होगी यानी कि बाहर अगर ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं तो वो अंदर की तरफ दाखिल हो जाएंगी। Surface area in such organism is greater than their volume, so diffusion alone is sufficient for the transport of gases from cells to inner ones। तो उनके अंदर जो सरफेस है जहाँ से गैसेस दाखिल हो रही है वो ज़्यादा होता है और जो वॉल्यूम है यानी जो गुंजाइश है वो कम होती है, तो ज़्यादा अमाउंट में गैसेस जो है इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकती हैं। लेकिन प्लांट्स के हवाले से लिखा हुआ है बट इन हायर लैंड प्लांट्स गैसेस के अक्कर बाय द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। तो प्लांट्स के अंदर जो तमाम सेल्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर एक सेल वाला जानदार उसके पास है ही एक सेल तो बस उसी की सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से यानी एंजियोस्पर्म्स के हवाले से लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लीव्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं
और अगर यंग स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, तो वहाँ पर भी मौजूद हो सकती है। लेकिन अगर स्टेम हार्ड हो चुकी है तो उस हार्ड स्टेम के अंदर जो है स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, बल्कि ओपनिंग होती है जिनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, तो वो मौजूद होती है हार्ड स्टेम के अंदर। मजे लिखा हुआ ईच स्टोमेटा इज फाउंड बाय टू मॉडिफाइड एपिडर्मल बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा होते हैं दो सेल्स के बने होते हैं जो गार्ड सेल्स कहलाते हैं, और इनको हम एपिडर्मल सेल्स कह लें, यानी कि ये एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में मौजूद होते हैं या एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम में मौजूद हो सकते हैं, यंग स्टेम के अंदर, ग्रीन स्टेम के अंदर। मजीद लिखा हुआ अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स बियर क्लोरोप्लास्ट विद थिकर इनर एंड थिनर आउटर वॉल्स। तो इनके हवाले से ये मौजूद है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और उसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है, जो इनर सेल वॉल है वो थिक यानी कि मोटी होती है, और जो आउटर सेल वॉल होती है वो थिन होती है। और आउटर सेल वॉल की थिन होने की वजह से, उसके इलास्टिक होने की वजह से जो है गार्ड सेल जो है स्टोमेटा की ओपनिंग को ओपन कर देते हैं। और लिखा हुआ है स्टोमेटा कैन बी ओपनड और क्लोज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल विच इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन शुगर एंड पोटेशियम आयंस। तो जो स्टोमेटा हैं वो दिन के वक्त खुलते हैं, और इसके खुलने का जो ताल्लुक होता है वो गार्ड सेल्स के फूल जाने से होता है, टर्जिड होने की वजह से होता है। कि अगर गार्ड सेल्स के अंदर शुगर ज़्यादा होगी और पोटेशियम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शुगर और पोटेशियम दोनों ही सॉल्यूट्स हैं, और वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है। अगर गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल ने जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद की, शुगर प्रोड्यूस हुई और पोटाशियम प्रोड्यूस हो गई, तो पोटाशियम और शुगर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट हैं ये, तो ज़्यादा होने की वजह से वाटर भी इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा थ्रू द ऑस्मोसिस। तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से जो एक वैक्यूल होगा वो फूल जाएगा। वैक्यूल के फूलने से ये होगा कि गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, और इस वजह से एक ओपनिंग बीच में क्रिएट हो जाएगी जिसको हम स्टोमेटा कह रहे होते हैं। मजीद लिखा हुआ है स्टोमेटा रेगुलेट द पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड पोटेशियम अक्रॉस द सरफेस ऑफ द लीफ। तो स्टोमेटा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और जाती है, ऑक्सीजन आती है और जाती है, और वाटर जो है वो भी जा रहा होता है। आपको मालूम है एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस होता है वो भी स्टोमेटा से लॉस होता है, और उसके अलावा पोटाशियम का आना, शुगर का आना, ये भी जो होता है ये स्टोमेटा के हिसाब से होता है कि स्टोमेटा को खुलना है तो शुगर आएगी और पोटाशियम आएगी, अगर स्टोमेटा बंद रहना है तो ये चीज़ें भी नहीं आएंगी। तो उसके अलावा लीव्स के वास्ते लिखा हुआ है, क्योंकि लीव्स जो है स्टोमेटा को कैरी करते हैं, तो लीव्स के वास्ते लिखा हुआ है लीव्स आर मेन साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जहाँ से गैसेस अदला बदली होती है वो लीव्स के जरिए से हो रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, दो तरह के लीव्स होते हैं, एक को मोनोफेशियल कहा जाता है, दूसरे को बायफेशियल कहा जाता है। मोनोफेशियल, मोनो मना सिंगल और फेशियल मना चेहरा, यानी कि जो ऊपर से और नीचे से एक तरह के हो, बिल्कुल सेम हो, उन्हें मोनोफेशियल कहा जाएगा। और बायफेशियल का मतलब होगा जो ऊपर से लीव्स थोड़े से चेंज हो और नीचे से चेंज हो, उन्हें बायफेशियल्स कहा जाएगा, यानी कि दो चेहरे वाले। In bifacial leaves, the upper region of the leaves consists of an upper epidermis covered with thick cuticle and epidermis contain less number of stomata। तो जो बायफेशियल लीव्स हैं उनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, और उसके अंदर जो है कम स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जबकि जो उसकी लोअर एपिडर्मिस होते हैं उसके अंदर ज़्यादा जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो नीचे वाली रीजन के वास्ते लिखा हुआ है द लोअर रीजन ऑफ द लीफ कंसिस्ट ऑफ लोअर एपिडर्मिस विद अबंडेंट स्टोमेटा एंड स्पंजी मेसोफिल सेल्स। तो जो लोअर रीजन है उसके अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होंगे, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स, क्लोरोफिल वाले सेल्स, वो स्पंजी होते हैं, यानी कि वो पानी की वजह से ज़्यादा फूल सकते हैं। मजीद लिखा हुआ है विच फंक्शन गैसेज एक्सचेंज एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, और ये जो सेल्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं गैसेज एक्सचेंज के अंदर भी और ट्रांसपायरेशन के अंदर भी। Inside the leaf of a dicotyledon bifacial, there is a spongy mesophil with large air spaces which connect with each other and those between the palisade cells। अब इस तस्वीर के अंदर आप ये सारा जो है लीफ के बारे में देख सकते हैं। आपको ऊपर एक वाइट कलर से जो है क्यूटिकल नज़र आ रही है, उसके अलावा ऊपर भी स्टोमेटा आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे जो है स्टोमेटा भी मौजूद है। उसके अलावा जो है आपको दूसरे सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं, और दूसरे पेलिसेड मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं। ये पेलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं लंबे सेल्स हैं, और दूसरे स्पंजी सेल्स हैं जिनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद होती है। स्पंजी मेसोफिल सेल्स में जो ज़्यादा स्पेस मौजूद है, तो गैसेस की जो डिफ्यूजन है, गैसेस का ट्रांसफ़र है, वो बहुत आसानी के साथ जो है फिर हो जाता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, आराम से गैस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल कर सकती है। इसी को यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप के हिसाब से दिखाया हुआ है।
लेकिन ये तो वैसे 3D इमेज है जो कि आप देख सकते हैं तफसील से। तो ये हमारे पास बीच के अंदर ये जाइलम और फिलम मौजूद है, क्योंकि ये बीच में वेन्स आ जाती है, तो वहाँ से भी आप ये सारा स्ट्रक्चर्स का देख सकते हैं। तो ये जो है हमने एक लीफ के स्ट्रक्चर को यहाँ जो है जिक्र किया। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि द सिस्टम ऑफ एयर स्पेस अलाउज गैसेस टू डिफ्यूज फ्रीली बिटवीन द सेल्स। इन सेल्स में स्पेस होने की वजह से गैसेस जो है आसानी से डिफ्यूज हो सकती है। द मेसोफिल टिश्यू ऑफ द लीफ possesses a continuous system of intercellular spaces which connects with the external atmosphere through the stomata। तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है और सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो स्टोमेटा के जरिए से वो आपस में जुड़े हुए हैं, विच इज suited फॉर द डिफ्यूजन ऑफ एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इस वजह से इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर की जो जगह है वहाँ पर गैसेस बाहर से आसानी से आ सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेस्पिरेशन। कितना गैसेस चेंज होती हैं वो डिपेंड करता है रेस्पिरेशन के ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत हो रही है, तो गैसेस भी ज़्यादा जो है वो यूज़ होंगी। तो लिखा हुआ है दो ऑल लिविंग सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्टेम रूट एक्सेट्रा कंस्टेंटली रेस्पायर, येट देयर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। सच गैसेस आर देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन ओनली। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्लांट टिश्यूज आर परमिटेड बाय एयर स्पेसेस। जैसा कि हमने जिक्र किया कि प्लांट्स के हर हिस्से, चाहे रूट्स हो, स्टेम हो, लीव्स हो, सारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो तमाम के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होंगी। अब गैसेस प्रोड्यूस होने के लिए कोई अलग से सिस्टम मौजूद नहीं प्लांट के अंदर। जैसे हमारी बॉडी में है, ब्लड गैसेस को कैरी करता है, उसके बाद लंग्स के पास, फिर ट्रेकिया, फिर ऐसे बाहर चली जाती है। तो प्लांट्स में ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं। प्लांट्स के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद हैं जो कि इनके लीव्स में मौजूद होती हैं, और उसके अलावा लेंटिसल्स स्टेम में मौजूद होती है, जहाँ से ये चीज़ें बाहर चली जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन हासिल की जाती है प्लांट्स की तरफ से। तो लिखा हुआ है वंस द एयर गेट्स इनसाइड द प्लांट, जब प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए से हवा दाखिल होगी, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय द डिफ्यूजन ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट इन द इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस। अब हवा तो मुकम्मल जो है वो दाखिल हुई है प्लांट के अंदर, लेकिन उस हवा में से जो चीज़ दाखिल होने वाली दैट इज़ द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे दाखिल होगी? ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, यानी कि ऑक्सीजन ये देखेगी कि अगर ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद है तो ऑक्सीजन दाखिल नहीं होने वाली। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा के बजाय कम मौजूद है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, यानी कि सेल के अंदर की स्पेसेस के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है वो दाखिल हो जाएगी। इन दिस वे ऑक्सीजन ट्रेवल्स द सेल एंड डिजॉल्व्स मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ऑक्सीजन जो है सेल में दाखिल हो जाएगी और डिज़ोल्व हो जाएगी सेल के अंदर, क्योंकि सेल के ऊपर जो है वो मॉइस्चर मौजूद होगा, तो वहाँ से ऑक्सीजन दाखिल हो जाएगी। लिखा हुआ है फ्रॉम हियर ऑक्सीजन पासिस बाय डिफ्यूजन इनटू सेल्स देमसेल्व्स। तो फिर यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो तमाम सेल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट बाय द सेम पाथवे बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरफ से आएगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन किस तरह से कि स्टोमेटा से हवा दाखिल हो रही थी इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, फिर वो सेल्स में जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जो सेल्स हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और फिर स्टोमेटा से वापस चली जाएगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, लेकिन वो भी डिफ्यूजन को फॉलो करेगी, यानी कि अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कम है, तो सेल से वो बाहर जाएगी। द होल सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन द फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स। ये जो मामला है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है 1900 के अंदर, जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। किस तरह से? यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है हेयर ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द क्लोरोप्लास्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जिन हिस्सों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी होगी और फोटोसिंथेसिस भी होगा। जब रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। तो दोनों चीज़ें बन रही हैं, ऑक्सीजन भी बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। तो किस तरह से मामला होगा? लिखा हुआ है द ऑक्सीजन मे बी यूज्ड अप इन द इमीडिएटली इन रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेम सेल। जब फोटोसिंथेसिस होगा, जो ऑक्सीजन बनेगी, उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जा सकता है रेस्पिरेशन के अंदर। उसी सेल में रेस्पिरेशन होगी, उसी के अंदर ये यूज़ हो सकती है ऑक्सीजन। एंड वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन में बी यूज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी सेल यूज़ कर सकता है फोटोसिंथेसिस के अंदर।
यानी कि दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाएगी प्लांट बॉडी से। तो लिखा हुआ है प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ ड्यूरिंग द डे बट इन द नाइट ओनली रेस्पिरेशन डज अकर। सो मेथोडोलॉजी ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज डिफरेंट डे एंड लाइट। तो क्योंकि दिन के वक्त में दोनों चीज़ें हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, लेकिन रात के वक्त में सिर्फ रेस्पिरेशन होगी। तो रात के वक्त में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसीलिए प्लांट्स जो हैं रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं। इसी के हवाले से यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच हायर देन द रेस्पिरेशन। दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। Concentration of carbon dioxide released during respiration is very low and does not meet the requirement of photosynthesis। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी रेस्पिरेशन के अंदर वो काफ़ी कम होती है और फोटोसिंथेसिस को पूरा नहीं कर पाती। इसीलिए प्लांट्स जो है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। तो लिखा हुआ है प्लांट्स ऑब्टेन रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। In the same way, oxygen is released during photosynthesis much more than the requirement of respiration, so plant release it from its body। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ज़रूरत हो रही है, तो इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन भी बनेगी। जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनेगी तो रेस्पिरेशन के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ऑक्सीजन जो बच जाएगी वो प्लांट अपनी बॉडी से खारिज कर देगा। रात के वक्त क्या होगा, लिखा हुआ एट नाइट टाइम प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त में प्लांट ऑक्सीजन को हासिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। वजह क्या है कि रात के वक्त में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल भी गुर्ज नहीं है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाएगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन क्योंकि रेस्पिरेशन अभी भी हो रहा है तो ऑक्सीजन की गुर्ज मौजूद है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को हासिल किया जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है दस इन द नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस एंड ऑक्सीजन इज इन डिफिशिएंट। तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए सराउंडिंग से भी जो है प्लांट ऑक्सीजन को हासिल करेंगे। इसीलिए हम अगर रात को प्लांट के नीचे सोखते हैं तो हमारा जो दम है वो घुटने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर से भी चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी हमारे सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। अब हम लास्ट पैराग्राफ का जिक्र करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो लिखा हुआ है द प्लांट विच आर ग्रोइंग इन वेल वाटर कंडीशंस। वह प्लांट जो ऐसी जगह पर ग्रो करें जहाँ वाटर ज़्यादा मौजूद है, काफ़ी तादाद में वाटर मौजूद है। अ डाययूरिनल स्टोमेटल रिथम इज ऑब्जर्व्ड। स्टोमेटा आर ओपन इन डे, क्लोज्ड इन नाइट। तो स्टोमेटा के अंदर एक रिथम जो है वो दिन के टाइम पे ऑब्जर्व की गई है। वो रिथम इस तरह से कि रात को स्टोमेटा बंद होते हैं और दिन को खुलते हैं। अब दिन को स्टोमेटा खुलने की वजह क्या होती है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा आर लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो जो चीज़ें स्टोमेटा को खोलने के लिए जिम्मेदार हैं उनमें एक लाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पोटाशियम आयन है। स्टोमेटा आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग एयर। स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होने से बंद हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्टोमेटा के लिए जो है वो नुकसानदेह है, यानी कि उसको बंद कर देती है। अब सवाल ये है कि दिन के टाइम पर स्टोमेटा क्यों खुलते हैं, क्योंकि हम पहले ही बयान कर चुके हैं दिन के टाइम पे फूड बनेगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी तो वाटर नेबरिंग सेल्स में से दाखिल हो जाएगा गार्ड सेल में, गार्ड सेल फूल जाएंगे, स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएंगी। मज़ीद आप इस तस्वीर के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप इसके मैकेनिज्म को देख सकते हैं कि जो है स्टोमेटा किस तरह से खुले हुए हैं और किस तरह से बंद है। जब गार्ड सेल्स के हवाले से लिखा हुआ है कि वो जब टर्जिड हैं तो स्टोमेटा ओपन दिखाए हुए हैं, और इसी तरह से जब गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा जो है बंद दिखाएंगे। और हम पहले ही बात कर चुके हैं स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग को कहा जाता है। अच्छा, जो वाइट कलर के आप ये कुछ स्ट्रक्चर्स इनके सामने देख सकते हैं बराबर में, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं जो गार्ड सेल के गिर्द हैं, ये कंपेनियन सेल्स होते हैं, बराबर वाले सेल्स होते हैं। और वाटर जो है इन सेल्स में से गार्ड सेल में दाखिल होता है तो गार्ड सेल जो है वो टर्जिट हो जाते हैं। और उसके अलावा आप दूसरी जो है माइक्रोफाइबर्स को भी देख सकते हैं जो कि सेल वॉल के बीच में एक ओपनिंग क्रिएट करने का काम कर रही होती हैं गार्ड सेल के टर्जिट होने में, और उस सेल को इस तरह से शेप दे रही होती हैं और रेडियल अरेंज होकर के। और यहाँ पर भी आप जो है माइक्रोफाइबर्स को देख सकते हैं। बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स वही न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब दूसरी जगह पर आप देखेंगे इस तस्वीर के अंदर तो यहाँ वाटर के दाखिले को दिखाया हुआ है, पोटाशियम आयंस के दाखिले को भी दिखाया हुआ है जो कि मौजूद है ऑलरेडी अंदर, और इस तरह से गार्ड सेल जो है ओपन है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो गार्ड सेल्स में से वाटर को लॉस होते हुए दिखाया हुआ है, और जो रेड कलर से पोटाशियम आयंस है उनको भी लॉस होते दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगा।
और स्टोमेटा की जो ओपनिंग थी वो बंद हो जाएगी। तो ये जो है एक तमाम मैकेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस का है, जो कि स्टोमेटा के खुलने से जो है ये अमल में आता है। जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी ज़्यादा होना ये स्टोमेटा को बंद कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा तमाम टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।